टाइप के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, राइट। पहला एब्सोल्यूट एरर निकालना है, दिया भी एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज एरर निकालना है और दिया भी परसेंटेज एरर। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपेटिटिवली हमेशा क्या होंगे, इजी होंगे, क्योंकि जो निकालना है वो सीधा सीधा क्या कर दिया, दे दिया। बट क्वेश्चन टफ तब हो जाएगा अगर दिया क्या है एब्सोल्यूट एरर, निकालना क्या पड़ेगा, परसेंटेज एरर। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन ने डिवीजन दिया है तो वहां पे हमें पता है रिलेटिव या परसेंटेज एरर ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा, सॉरी परसेंटेज एरर ही क्या होंगे, ऐड होंगे, या रिलेटिव एरर ऐड होंगे। बट दिया किसके फॉर्म में है, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में दिया है। अब सिंस ये एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में दिया है, पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में, फिर जो भी उसका ऑपरेशन होना है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होना है वो क्या करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद वापस सिंस आंसर मांगा है किसमें, फिर से एब्सोल्यूट एरर में उस परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एब्सोल्यूट में। तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, कल देख लिया। अब बेसिक मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे फिर से आता है, जिसको हम क्या करते हैं, यहीं पे देखते हैं, हालांकि वो एरर से टोटल अनरिलेटेड है, और वो है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, राइट। वो है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर हम क्या करें, चेक करें, तो बेसिक मैथ्स का ही वो क्या है, पार्ट है। बट यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि एरर से थोड़ा मोड़ा उसका रिलेशन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली एरर जैसा, थोड़ा मोड़ा एरर से क्या है, वो रिलेटेड है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। एग्जांपल भी वही ले लेना जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें ये बोल दिया कि अगर हम मोमेंटम को लेट से कितना 100% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा। मोमेंटम को 100% इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये हमें देखना है। तो दिया भी क्या है, परसेंटेज, और पूछा भी क्या है, परसेंटेज चेंज। इसी तरह से दूसरा हमारे पास ऐसा आ सकता है कि मोमेंटम को हम 1% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा। अब समझो क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल क्या है, सेम है, पर इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, राइट। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज सेम है, कहने का मतलब है दोनों में क्या किया है, परसेंटेज इंक्रीज किया है और काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछा है। बट एक में चेंज किया है कितना, 100%, और दूसरे में चेंज किया है कितना, 1%। जब परसेंटेज चेंज 5 या 10% से ज्यादा का होता है, 50%, 100%, 150%, 200%, इस तरह का चेंज, तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब परसेंटेज चेंज 5 या 10% के क्या होता है, नीचे होता है, 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह का, तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। अब यहां पे ये बिल्कुल नहीं समझना है कि एग्जैक्टली कोई बॉर्डर लाइन है। कोई बॉर्डर लाइन कहने का मतलब है कि सर ने बताया कि 10% से ऊपर का मेथड अलग, 10% से नीचे का मेथड अलग, तो 9% के लिए ये मेथड यूज करें, 11% के लिए ये मेथड यूज करें, ऐसा कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। ये एक अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करें, देख रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज चेंज है तो अलग मेथड, और परसेंटेज चेंज क्या है, कम है, तो मेथड हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को हम क्या कर रहे देख रहे हैं। इसका रिलेशन इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन जहां पे भी कोई फॉर्मूला आएगा, जहां भी कोई फॉर्मूला आएगा वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम दो अलग अलग केस क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। केस 1 हमने यहां पे क्या किया, लिया है, और यहां पे हम ले रहे हैं when percentage change is greater than 5 to 10%, राइट। लगभग अगर परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है, 5-10% से ज्यादा है, तो जनरली ऐसा नहीं बोलेगा 15%, 12%, ऐसा नहीं पूछता है। जो भी पूछेगा 50%, 100%, 200%, 500%, इस तरह का, राइट, ऐसे पूछेगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं। तो केस 1 तुमको क्या करना है, डालना है और एग्जाम्पल लिखना है। If momentum is increased by 100%, if momentum is increased by 100%, then find the percentage change. Find the percentage change in kinetic energy. Find the percentage change in काइनेटिक एनर्जी। तो पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं।
मुझे ये बताओ, अगर किसी को हमने 100% से इंक्रीज कर दिया है तो वो कितने टाइम्स हो गया? राइट, 2 टाइम्स, या क्या हो गया? डबल हो गया। समझो बेटा, जब भी परसेंटेज में कोई दिक्कत जाए हमेशा क्या करो, इनिशियल वैल्यू 100 ले लो। पहले तुम्हारे पास क्या था? 100 रुपए था। अब ये जो अमाउंट है वो 100% से इंक्रीज हो गया, मतलब 100 का 100% भी क्या होगा? 100 ही होगा। तो पहले तुम्हारे पास 100 था, अब 100 रुपए और बढ़ गया, कितना हो गया? 200 रुपए। तो अगर कोई वैल्यू 100% से इंक्रीज हो जाए मतलब कितना हो गया? डबल हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कोई वैल्यू अगर 200% क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। कितना? अगर कोई वैल्यू 200% से इंक्रीज हो जाए, तो पहले मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे और 100 का 200% कितना होगा? 200 रुपए से बढ़ गया। राइट, 200 रुपए से तुम्हारा अमाउंट बढ़ गया, तो अब टोटल अमाउंट कितना? 300। तो पहले तुम्हारे पास 100 रुपीज था, अब तुम्हारे पास कितना है? 300 रुपीज। कितने टाइम्स हो चुका है? 3 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया क्या? 3 टाइम्स। राइट, अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कोई वैल्यू 900% से इंक्रीज हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। पहले 100 रुपए था, अब 100 का 900% कितना होगा? 900 रुपीज से बढ़ गया, मतलब टोटल हो गया कितना? 1000। तो पहले 100 था, अब 1000 हो चुका है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कोई वैल्यू 4 टाइम्स हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स हो गया है, तो कितने परसेंट इंक्रीज है? 300%। राइट, 100 रुपए था, 400 रुपए हो गया, 4 गुना हो गया। तो 100 से 400 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ अमाउंट? 300। तो अमाउंट कितना परसेंट? 300%। अरे आ रही बात समझ में? मान लो मैंने तुमसे बोला कोई वैल्यू 16 टाइम्स हो चुका है, कोई वैल्यू कितना हो गया? 16 टाइम्स। कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 1500%। 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो गया, तो 15 का इंक्रीमेंट हुआ। राइट, 1 से 15, सॉरी 1 था 16 हो गया, तो इंक्रीज 15 हुआ। तो कितने टाइम्स? 1500%। अगर कोई वैल्यू 1.5 टाइम्स हो जाए, 1.5 टाइम्स हो जाए, कितने परसेंट इंक्रीज है? पहले 100 रुपए था, अब 150 रुपए हो गया, तभी तो 1.5 टाइम्स कहलाएगा। कितना? 50%। देखो बेटा, 100 का एग्जांपल लिया करो, उसमें जितना अमाउंट चेंज होगा उतना ही परसेंट होगा, क्योंकि 100 का राइट 100% 100 ही तो होता है, तो जितना अमाउंट चेंज होगा उतना ही क्या होगा? परसेंटेज भी होगा। तो अगर मान लो मैंने बोला कि कोई क्या हो गया है? 1.5 टाइम्स हो गया, मतलब पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया? 150 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 50। तो कितना परसेंटेज? 50%। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों को क्या करना है? ध्यान रखना है। इतने परसेंट से इंक्रीज किया तो कितने टाइम्स, और उतने टाइम्स हुआ है तो कितने परसेंट। अगर कोई चीज क्या हो गया है? 200% से इंक्रीज हुआ है तो 3 टाइम्स हो गया, या 3 टाइम्स हुआ है तो कितने परसेंट? 200%। अगर कोई वैल्यू 900% से इंक्रीज हुआ है तो 10 टाइम्स। अगर कोई वैल्यू 15 टाइम्स हो गया है तो 1400%। ये चीजों को क्या करना है? ध्यान रखना है। इसी से कॉन्सेप्ट क्या करना देखना है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बेटा बहुत तगड़ा होना चाहिए। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये कोई सिखाएगा नहीं, बट परसेंटेज हर जगह पे आएगा। अब चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ्स हो या नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, वहां पे भी तुम्हारा परसेंटेज क्या होना चाहिए? जो परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, और दिमाग में सारा कैलकुलेशन चलना चाहिए परसेंटेज से। आगे बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं मैं तुमसे। अगर मान लो कोई वैल्यू 50% से डिक्रीज हो जाए, तो अब उसको कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए? कितना? 100%। देखो, अगर कोई वैल्यू क्या हो गया है, मान लो मैंने बोला कि 50% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। अब उसको कितने परसेंट इंक्रीज होना चाहिए ताकि वो वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए? है ना? तो इमेजिन करो, पहले तुम्हारे पास क्या था? 100 रुपए था, 100 का 50% डिक्रीज हो गया, तो कितना बचा? 50। अब 50 को तुम्हें 100 करना है, वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है ना।
50 को क्या करना है वापस 100 करना है। तो 50 को 100 करना मतलब डबल करना, और डबल करने का मतलब कितना परसेंट 100%। किसी वैल्यू को अगर तुम 50% से क्या कर दो डिक्रीज कर दो तो वापस ओरिजिनल वैल्यू में लेके जाने के लिए उसको 100% से इंक्रीज करना पड़ता है। समझो इस चीज को। इस तरह का जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में इस तरह तो लगता ही लगता है, नॉर्मल लाइफ में भी लगता है। अगर तुमने अपनी मेहनत 50% में डिक्रीज की ना बेटा, तो वापस जहां पे थे उस पोजीशन में आने के लिए 50% का इंक्रीमेंट नहीं बल्कि कितना चाहिए 100%। अगर कोई वैल्यू 75% डिक्रीज हो जाए, बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए और बिल्कुल परसेंटेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू 75% डिक्रीज हो जाए, अब कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो वापस ओरिजिनल वैल्यू पे जाए? अगर कोई वैल्यू 75% डिक्रीज हो जाए, कितने परसेंट इंक्रीज करो ताकि वो वापस ओरिजिनल पे? 300%। सोचो जरा, 100 रुपए था, 75% डिक्रीज हो गया, कितना बचा 25। 25 से वापस 100 में जाना है नहीं जाना है? तो 25 से 100 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, और 4 टाइम्स है तो कितने परसेंट? 300%। तुम इमेजिन करो थोड़े थोड़े से में 50 से तुमने अगर इमेजिन करो यार, तुमने अपनी मेहनत ही इतनी कम कर दी, कर रहे थे हर दिन 100 क्वेश्चन करते, एक दिन तुमने सोचा 50% क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तुमने अपनी मेहनत सिर्फ 50% डिक्रीज की, पर तुमको अब मेहनत कितनी करनी पड़ेगी 100%, तब तुम वापस ओरिजिनल पे, ग्रोथ तो अभी भी छोड़ दो, वापस ओरिजिनल पे पहुंच पाओगे। गलती से 75% अगर तुमने अपनी मेहनत क्या कर दी, कम कर दी, अब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 300%। 100 से 300 आ गए तुम, और इमेजिन करो 75 की जगह 80%, मात्र एक्स्ट्रा 5% और ड्रॉप कर दो। 80% अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो जाए, अब वापस ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए कितना 400%। अगर 100 रुपए था, 80% डिक्रीज मतलब कितना आ गया 20। 20 से वापस 100 मतलब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 400% का चेंज। 75 डिक्रीज करो 300%, 80% डिक्रीज किया तो 400। वो 5% का मेयर डिफरेंस तुमको एक्स्ट्रा मेहनत 100% से करवा सकता है, और 99% डिक्रीज का तो तुम भूल ही जाओ कॉन्सेप्ट। क्या कोई बता सकता है कि 99% अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा वापस ओरिजिनल के लिए? 9900%। 99% डिक्रीज कर दोगे तो 100 का कितना बचा? एक को क्या करना है 100 100 टाइम्स करना है, मतलब 99 इंटू 100, 99 100%। चीजें आ रही समझ में? एनीवे, यहां पे हमें क्या करना है देखना। क्वेश्चन हमने लिखाया हुआ है कि मोमेंटम को हम क्या कर रहे हैं 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो पहले तो बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये ओरिजिनल वैल्यू है, हमने बोला इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर किसी को मैं 100% से इंक्रीज कर दूं तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? राइट, डबल हो जाएगा। राइट, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस 100% ऑफ P। जो था उसमें 100% और क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये 2P। 100% ऑफ P का मतलब P। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो। आया समझ? अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैं लिखूंगा P फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, सिंस मैंने मास को चेंज नहीं किया। अब मैं इस फॉर्मूले को ही देख के क्या कर सकता हूं, चाहो तो सीधा बता सकता हूं कि अगर मैंने मोमेंटम को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। सीधा। जब नहीं समझ में आ रहा है, P फाइनल की जगह पे हम 2P लिख दे रहे हैं, का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो क्या हो गया ये 4P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यही हुआ। मैं इसमें से चाहूं तो P स्क्वायर बाई 2m को रिप्लेस कर सकता हूं किससे? K से। तो मुझे समझ में आया कि यार फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। और 4 टाइम्स होने का मतलब क्या है? 300% का चेंज है ना।
तो ये मैंने सॉल्व भी करा दिया है, पर तुम चाहो तो बिल्कुल इसको बिना पेन पेपर यूज किए भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला ये है, 100% इंक्रीज करने का मतलब डबल, डबल का स्क्वायर है तो 4 टाइम्स हो गया, और 4 टाइम्स का मतलब कितने परसेंट, राइट। मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता दे रहा, अगर तुमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। हमेशा ऐसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। तो यहां हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4k, इनिशियल है k डिवाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना जा रहा है 300%। तो ये मैंने तो क्या करा दिया, फॉर्मूले के हिसाब से भी लिखा दिया, पर तुम चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। मान लो, राइट, मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है r इज इक्वल टू लेट्स से a क्यूब, इस तरह का फॉर्मूला है ना। अगर मैं a को 100% से इंक्रीज कर देता तो जो r है वो कितने परसेंटेज चेंज होता, कितना 700%। अगर मैं a को क्या करता 100% इंक्रीज करता, मतलब क्या कर देना, डबल कर देना। अगर मैं a को डबल कर दूंगा तो r कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि बेटा डबल का क्यूब है, तो ये r कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और किसी का 8 गुना हो जाना कितना बताए 700%। अरे आ रही बात समझ में। अब इस तरह का क्वेश्चन वो कहीं भी पूछ सकता है, राइट, कहीं भी किसी भी जगह पे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। मान लो इसी फॉर्मूले को उठा लूं मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, p स्क्वायर डिवाइड बाई, कोशिश करना नहीं बने तो तुम अपने से सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करना बिना पेन यूज किए आंसर दो। अगर मैं मोमेंटम को 50% इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, कितना 125%। अगर मोमेंटम को 50% इंक्रीज करना, 50% इंक्रीज करना मतलब 1.5 गुना करना, भाई 100 का 50% इंक्रीज करो 150 रुपए हो गए, तो 100 से 150 मतलब 1.5 गुना। अगर ये 1.5 टाइम्स हो गया तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना 2.25, तो काइनेटिक एनर्जी 2.25 टाइम्स हो गया। किसी का 2.25 टाइम्स होना मतलब 125%, 2.25 माइनस 1 तो क्या बचा 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोला है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, तो बेटा P फाइनल हो जाएगा P प्लस 50% ऑफ P। मैं फॉर्मूले से भी बता दे रहा, मैं फॉर्मूले से बता दे रहा, P प्लस 50% ऑफ P। 50% ऑफ P का मतलब क्या है, P का आधा, राइट, तो P प्लस P बाई 2 मतलब कितना 1.5, तो ये हो गया 1.5 टाइम्स। अगर ये 1.5 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा 1.5 P का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो मैंने बोला यहां से, राइट, मैंने बोला कि भाई ऐसा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 2.25। फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, अगर परसेंटेज चेंज क्या करना है निकालना है तो K फाइनल माइनस K इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। 2.25 माइनस 1 1.25, K से K कैंसिल, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे आ रहा है समझ में, देखो सिंपल सा। तो इस तरह से हमें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्या करना, पकड़ना है, इस तरह से हमें परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर परसेंटेज चेंज क्या रहे, बहुत ज्यादा रहे, 50%, 40%, 100, 200, 500, 600, इस तरह से, क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगर परसेंटेज चेंज क्या हो, कम, लेस देन 5 और 10%, है ना, 1% चेंज, 2% चेंज हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है वो हम क्या करेंगे देखेंगे। पहले इसको नोट कर लो बेटा। If kinetic energy is increased by 100%, if kinetic energy is increased by 100%, then find the percentage change
find the percentage change in momentum. Find the percentage change in momentum. इसको हम फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? √2m के, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, p² / 2m को हमने बस क्या कर लिया, मोमेंटम को लिख दिया। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, कितना इंक्रीज करा मैं 100% से, 100% इंक्रीज करने का मतलब कितना, 2 टाइम्स। तो अगर इसको 2 टाइम्स करूंगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स। √2 का मतलब क्या होता है, 1.41। अगर 1.41 टाइम्स हो चुका है मतलब 41% का इंक्रीज। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखें। मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई के फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के प्लस 100% ऑफ के, कितना, 2k, जिसकी वजह से पी फाइनल हो जाएगा यहां से √2m। के फाइनल की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2k। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2m, यही होगा। अब √2m को हम क्या लिख सकते हैं, p, राइट। √2m को p लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, √2 टाइम्स। और √2 का मतलब कितना है, 1.14। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो मैं क्या लिखूंगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइड बाय p इनिशियल इनटू p फाइनल कितना है, 1.41 माइनस p डिवाइड बाय p इनटू 100 कितना आ जाएगा, राइट, अप्रोक्सीमेट 41%। क्योंकि उसके 4 के आगे भी तो कुछ डिजिट्स होते हैं, वो हम छोड़ दे रहे हैं, तो लगभग हम 41% ले सकते हैं। आया, राइट, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो बेटा, पहला केस था जब परसेंटेज चेंज क्या है, बहुत ज्यादा है। सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5 और 10%, राइट, लगभग 5-10% से क्या छोटा या स्मॉल चेंज। वही क्वेश्चन वापस से लिख लो, क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखना है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 1%, if momentum is increased by 1%, then find the percentage change, find the percentage change in kinetic energy, find the percentage change in kinetic energy। देखो बेटा, फॉर्मूला हमारा वही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m। अब मोमेंटम को मैं 1% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब समझो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एरर के साथ पढ़ाने का क्या लॉजिक है वो बता दे। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता था कि अगर मोमेंटम में 1% का एरर है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितने % का एरर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब 1% का एरर का क्या मतलब है, 1% का उसमें चेंज हो सकता है। अरे 1% एरर का मतलब क्या है कि मोमेंटम में 1% का चेंज हो सकता है। बट डिफरेंस ये है कि जब हम एरर बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि 1% बढ़ेगा या 1% घटेगा, जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाते कि ये बढ़ेगा या घटेगा। अगर ये घटा होगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। तो जितना चेंज इसमें आएगा उसके हिसाब से हम इसमें चेंज देते थे और बोलते थे अगर इसमें 1% का एरर हुआ तो इसमें एरर कितने का होगा, 2% का। मतलब ये हुआ कि अगर ये 1% बढ़ गया होता ना, गलती से ज्यादा मेजर कर देते तो ये 2% से बढ़ गया होता। बिल्कुल उसी तरह से अगर ये 1% से घट गया होता तो ये 2% से घट गया होता। मतलब अगर इसमें 1% का एरर होता तो इसमें 2% का एरर होता। अरे आ रही बात समझ में? तो एरर में हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि वो 1% बढ़ा या 1% घटा, बट 1% का चेंज तो है। लेकिन अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हम कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि हमने इसको 1% से क्या किया, बढ़ाया है। अगर इसको 1% से बढ़ाया है तो ये 2% से बढ़ेगा, और अगर इसको 1% से कम करेंगे तो ये 2% से कम। बस यही थोड़ा सा सिमिलरिटी और डिफरेंस है। एरर में भी 1% का चेंज है, बस वो बढ़ रहा है कि घट रहा है नहीं पता, और उसके बढ़ने या घटने से किसी दूसरे फैक्टर पे, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कितना अंतर आएगा वो हम देख रहे थे। यहां पे एग्जैक्टली पता है कि 1% बढ़ रहा है या 1% घट रहा है, तो इसके 1% बढ़ने से या 1% घटने से ये कितना बदलेगा वो हमें पता लगाना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एरर टाइप का मेथड मान ले रहे हैं। बट ध्यान रखना एक डिफरेंस जो मैं यहां पे क्लियरली बता दूंगा। इसमें मैंने बोला कि जो मोमेंटम का परसेंटेज चेंज है वो कितना है, 1%। तो तुमसे बोला है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। परसेंटेज चेंज यही है ना, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल।
फाइनल माइनस इनिशियल बताएगा चेंज, डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से अगर हम क्या करें, लिखना चाहें इस फॉर्मूले से, तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा के बाई के परसेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी परसेंट प्लस डेल्टा एम बाई एम। सॉरी एक सेकंड, हम अब एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटेज चेंज की। जब एरर बताते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, बताते हैं जब एरर बताते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम एरर बताते हैं। जब भी एरर बताना होता है तो क्या करते हैं हम, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए चाहे वो फैक्टर ऊपर हो चाहे नीचे, सबको क्या करते रहते हैं, ऐड करते जाते हैं। बट अब हम एरर नहीं बता रहे, हम परसेंटेज चेंज बता रहे हैं। हमें एग्जैक्टली पता है कि अगर इसको तुमने बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, बट अगर इसको बढ़ाया तो ये कम होगा। एग्जैक्टली हमें पता है, पहले पता ही नहीं था कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम बोलते थे सबको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, जो मैक्सिमम एरर होगा हम वो क्या करेंगे, बता देंगे। बट अब हम परसेंटेज चेंज बोल रहे हैं, हमें पता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ा तो ये, जिसकी वजह से मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा एम बाई। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं है, तो ये कितना हो गया, 0। तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 1%, मतलब कितना हो गया, 2%। आया समझ में? तो जब बहुत कम परसेंटेज चेंज हो तो मैं जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिख सकता हूं। मान लो मैंने बोला कि R दिया जा रहा है P टू दी A टू दी पावर X मल्टीप्लाइड बाई B टू दी पावर Y डिवाइड बाई C टू दी पावर Z, मान लो इस तरह से। और मैं पता करना चाह रहा परसेंटेज चेंज इन R, तो मैं लिखूंगा डेल्टा R बाई R परसेंट इज इक्वल टू X टाइम्स डेल्टा A बाई A परसेंट प्लस Y टाइम्स डेल्टा B बाई माइनस Z टाइम्स डेल्टा C बाई। ध्यान रखना ये जो माइनस है ये मैंने गलती से नहीं लिखा, ये एक्चुअली है, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना है नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ एरर, है ना। हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया है, माइनस लगाया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि अगर इसको हमने बढ़ाया तो ये घटेगा और इसको कम किया तो ये बढ़ेगा, इसलिए हमने यहां पे क्या कर दिया है, माइनस लगा दिया। अरे आया समझ में? तो एरर के जैसा है, एरर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, परसेंटेज कॉन्सेप्ट को यहीं पढ़ लिया। क्लियर है? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, कोई भी रैंडम फॉर्मूला उठा लो, कोई भी रैंडम फॉर्मूला। तो पहले काम करो, उसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन करा। क्वेश्चन यहां पे हम क्या करेंगे देखेंगे। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, रो एल बाई ए, राइट, रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक क्वेश्चन लिखो यहां पे, if length of a wire is increased by 1%, if length of the wire is increased by 1% and cross sectional area is decreased by 1%, then find the percentage change in resistance. Find the percentage change in resistance. तो 0 आ रहा है, चल देखो तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मैं एरिया को कम करूंगा तो भी रेजिस्टेंस ऑब्वियस बात है बढ़ेगा, राइट। तो देखो डेल्टा एल बाई एल परसेंट कितना दिया है, 1%, और डेल्टा ए बाई ए परसेंट कितना दिया है, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। इंक्रीज को अगर प्लस ले तो डिक्रीज को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब इससे मैं बोल सकता हूं कि भाई डेल्टा आर बाई आर परसेंट का फॉर्मूला होना चाहिए डेल्टा रो बाई रो परसेंट प्लस डेल्टा एल बाई एल परसेंट माइनस डेल्टा ए बाई। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, ये हो जाएगा 1% माइनस -1%। तो आंसर क्या आएगा,
अब सिंस तुमने पॉजिटिव वैल्यू को इंक्रीज के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। प्लस में आंसर आ रहा है मतलब इंक्रीज, माइनस में आता तो उतने परसेंट क्या होता, डिक्रीज होता। आ गया समझ में, है ना। तो परसेंटेज, अब कोई भी पूरे फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला तुम क्या कर लो, उठा लो, अगर 50, 100, 200% है तो उस तरह से सॉल्व करोगे, 1-2%, 3% है तो इस तरह से सॉल्व करोगे। कर सकते हो पूरा? गुड, जल्दी से नोट करो इसे। देखो, तो अभी जितना भी हमने क्या किया है, टॉपिक जो पढ़ा हुआ आज के लेक्चर में, है ना, इसका यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह के कई ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे जिसको थ्रू आउट द फिजिक्स में छोटे छोटे जगह पे क्या करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। तो मैंने बोला है कि बेसिक मैथ्स में मैंने क्या कर लिया, वो तो पढ़ा ही दिया है, तो उसके बावजूद कई छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे ये बचा हुआ, राइट, परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो आएगा, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है वो आएगा। तो ये सारी चीजें जहां जहां पे रिलेवेंस आता जाएगा, जहां जहां पे ऐसी दिक्कतें आएंगी कि यार क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, इसको आगे सॉल्व कैसे करें, जहां पे उनकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम क्या करते जाएंगे, समझते रहेंगे। तो थ्रू आउट द फिजिक्स कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, सीखेंगे, जो सिर्फ उस टॉपिक के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा बल्कि हर जगह पे होगा। तो उनको क्या करना है, स्क्वायर में इस तरह से करना है या बॉक्स से बंद कर देना है, ताकि ऐसा ना लगे तुम्हें कि एरर पढ़ते पढ़ते एरर का ये क्वेश्चन है क्या, नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है तुम पे, है ना। तो जहां तक तुमने लिखा हुआ है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, उसको क्या कर लो, ऊपर में ऐसे ब्रैकेट और नीचे में इस तरह से, ताकि तुमको समझ में आए है तो फिजिक्स का, बट इस टॉपिक से डायरेक्ट कोई रिलेवेंस इसका नहीं। और इसके बाद यूनिट डायमेंशन में तो ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, पर मैंने बोला था 3 मेन टॉपिक हमको क्या करने, स्टडी करना है। तो पहला डायमेंशन हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, दूसरा एरर पढ़ लिया, एरर के साथ ये भी हमने कर लिया, और तीसरा है लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट वाला टॉपिक क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे, कल पूरा लीस्ट काउंट हम पढ़ लेंगे तीनों के लिए, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज। बट उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक बेटा, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, राउंडिंग ऑफ, इस तरह के, वो सारी चीजें तुम खुद से थोड़ा सा क्या कर लेना, देख लेना, बहुत सच वो कोई नहीं है। बट एक टॉपिक और है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर और कुछ नहीं, तुमको उसके रूल्स याद ही रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट कोई इस तरह से नहीं है। एक रूल बनाया गया है कि किसको सिग्निफिकेंट बोलना है, किसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, याद ही तो करना है और क्या करना है। बट उसमें भी रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है। तो पहले तुम रूल समझते जाओगे, तुमको समझ में आता जाएगा, फिर जैसे ही लास्ट 1-2 पॉइंट देखेंगे तुम फिर पूरा क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट। तो मैं कहीं इधर उधर से नहीं, एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन में तुमको क्या कर दे रहा, लिखा दे रहा, क्योंकि यहां पे क्या है, कंफ्यूजिंग वाला टर्म है ना। तो नेक्स्ट हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर जो सर्टेन और एंड अनसर्टेन डिजिट्स हैं, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। याद करो जिस दिन एरर शुरू किया था मैंने, तो मैंने तुमको कुछ इस तरह के एग्जांपल दिए थे, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, मीटर का स्केल है तो 3 मीटर या 4 मीटर बोल रहे हैं, सेंटीमीटर है तो 3.4 या 3.5 बोल रहे हैं, सेंटीमीटर के बाद उसमें और इस तरह से बोला हुआ है ना, तो 3.45, 3.46 ऐसे बोल रहे हैं। एक चीज हमने उसमें क्या किया था, देखा था इस टॉपिक में कि भैया जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। उससे पहले सारे डिजिट्स के लिए हम क्या होते हैं, सर्टेन। तो एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जो सर्टेन एज वेल एज अनसर्टेन डिजिट है, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और बोल देता हूं, थोड़ा सा और एक पॉइंट क्या कर दे रहा, समझा दे रहा। मान लो मैंने बोला कि भाई इस लाइन का लेंथ हमको क्या करना, मेजर करना है। 3 लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। एक आया बोला सर इसका आंसर है 2 मीटर, अगला ग्रुप आया उसने बोला सर 2.0 मीटर, और अगला ग्रुप आया उसने बोला 2.00 मीटर। अब एक नॉर्मल इंसान के लिए तीनों क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट इन तीनों रीडिंग को देख के ये जान तो जाएगा कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सब सेम है, बट वो इससे कुछ और सिग्निफिकेंस निकाल सकता है। उसके लिए जो तीनों रीडिंग है, इनमें जो एक्स्ट्रा ये जीरोस लिखे हुए हैं, वो और कुछ भी चीज, और भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, उसको सिग्निफाई कर रहा है। वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जिन्होंने इनका आंसर दिया है वो किस टाइप का स्केल यूज कर रहे हैं, किस टाइप का स्केल यूज कर रहे हैं। वो पहले को देख के समझ जाएगा कि पहला ग्रुप जो स्केल यूज कर रहा है इसमें सिर्फ मीटर की रीडिंग दी हुई है। अगला बोलेगा भले 2 मीटर है, वो समझ जाएगा ये जो स्केल यूज कर रहे हैं उसमें 10 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है,
0.0 लिखा है मतलब 10 सेंटीमीटर भी है, 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। भले वो 0 है पर वो बता सकता है कि वो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को भी क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। और इसी तरह से साइंस का स्टूडेंट तीसरे रीडिंग को देकर समझ में आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि थर्ड ग्रुप ने जो स्केल यूज किया उसमें 1 सेंटीमीटर का भी स्केल अवेलेबल है। अरे आया समझ में? क्योंकि अगर ये गलती करते तो अगली रीडिंग 3 मीटर होती, बट ये गलती करते तो अगली रीडिंग 2.1 होती, और इन्होंने अगर थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होता तो अगली रीडिंग 2.01। तो ये एक्स्ट्रा जो 0 लिखे हैं इनके सिग्निफिकेंस है या नहीं है? तो मेरा अपना समझाने का तरीका सीधा सीधा है कि ऐसे डिजिट्स जिनसे कुछ हम क्या कर पाए, समझ पाए, जिसका कोई मीनिंग हो, वो एक तरीके से क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। दिक्कत ये है कि इनके जो रूल्स है बेटा वो कंफ्यूजिंग है, राइट? तुम कंफ्यूज होगे, तो वही करना है जो एक अच्छा बायो वाला स्टूडेंट करता है ना? एक अच्छा बायो वाला करता है, राइट? जितने नॉन कंफ्यूजिंग रूल है उसको समझने की कोशिश, और जहां पे कंफ्यूजन वाला लगे, अगर लगे कि सर कंफ्यूज हो रहे, गलत है, तो उसको तुम स्किप भी कर सकते हो, बट माइनस नहीं करना है। समझो, क्वेश्चन जितने आएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ ऐसा लगेगा शायद बन जाएगा पर गलत होने के चांस है, तो जहां पे गलत होने के चांस है वहां पे हाथ पीछे कर लेना है, क्योंकि अगर गलत किया तो माइनस भी तो हो जाएगा। समझ में आया? हालांकि अच्छा बाय वाला क्या करता है, रट सही है, तुमने पहले सही समझा था, मैंने तो थोड़ा सा बदल दिया। एनीवे, तो सिग्निफिकेंट रूल का क्या करना है, सिग्निफिकेंट जो फिगर है उनका क्या करना है, रूल लिखना है ना? लिखना है और कुछ नहीं करना है, लिखते जाओ बेटा। डेफिनेशन भी लिखना चाहोगे, है ना? वो एनसीईआरटी वाला लिखो ज्यादा बेटा, है ना? इन अ रीडिंग all certain and uncertain digits, all certain and uncertain digits are called significant figure, are called significant figure. All certain and uncertain digits are called significant figure. हाँ? अब किनको किनको बोलेंगे वो क्या करना है, लिखना है, राइट? पहला लिखना है all non-zero digits, all non-zero tongue slip हो रहा है, digits are significant. तो जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 4, 5 ईच, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 3, राइट? इन तीनों का मीनिंग। अगला लिखना है all the zeros between two non-zero, all the zeros between two non-zero digits are significant, are significant. तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2008, तो ये दो क्या है, जीरो है, बट दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। इसमें अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखें तो कितने हो जाएंगे, 4। थर्ड लिखना है ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, all the trailing zeros, trailing मतलब जो पीछे लगे होते हैं, in a non-decimal number, in a non-decimal number are not significant, are not significant, right? तो तीसरा ऐसा है कि अगर मान लो कहीं पे 2300 लिखा हुआ है तो ये नॉन डेसिमल है, इसमें ये कहलाएगा, जो लास्ट के 2 लिखे हुए हैं ये कहलाएगा क्या, ट्रेलिंग जीरोस, जो लास्ट में ये कैसा रहेगा, नॉन सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरह से अगर कहीं पे किसी ने ऐसे लिख दिया
002, राइट? वो होते हैं कुछ जेम्स बॉन्ड वाले सर 007 लिखेंगे, तो इसमें इनका अगेन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सीधा सीधा दो। तो अगर ट्रेलिंग है वो तो नॉन जीरो रहेंगे, लेकिन अगर नॉन जीरो से पहले जो जीरोस लगे हुए हैं तो वो भी क्या रहेगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो मान लो कल को ऐसा लिख दिया किसी ने 0023000, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो ही रहेंगे। दिस रूल ensures that if the unit is changed, then the number of significant figure does not changes. जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा है 23 मीटर, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, 2300 सेंटीमीटर पे। मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं 23,000 मिलीमीटर। अब ये इंश्योर कर रहा है कि अगर तुमने क्या कर दिया है, इसमें यूनिट चेंज कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, बढ़ गए। इन सब में राइट जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो कितना रहेगा, दो ही रहेगा। बट यही वो है जिससे आगे जाके कंफ्यूजन होगा, राइट? यही वो टर्म है जिससे क्या होगा, आगे जाकर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दो चीजें यहां पे क्या होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी। पहला ये है कि जब हम यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, ये दिमाग में रखो। अब अगला हम लिख रहे हैं डेसिमल के लिए, अब वहां से ये चीजें क्या होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी। फोर्थ पॉइंट लिखना है, इन अ डेसिमल नंबर all the trailing zeros are significant. All the trailing zeros are significant. जैसे अगर मान लो कहीं पे 2.3 लिखा हुआ है, लेट्स से 2.0 लिखा है, कहीं पे 2.00 लिखा है, कहीं पे 2.000 लिखा हुआ है। अब ये भी क्या है, ट्रेलिंग जीरोस है, बट किसके, डेसिमल नंबर के। अब ये जीरो क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट, राइट? अब ये सिग्निफिकेंट रहेंगे, जिसकी वजह से इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, और इसमें अब बेटा यहीं से तो कंफ्यूजन होता है, राइट? यहीं से कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन वाला पॉइंट जो है वो मैं बता दे रहा हूं। अभी हमने बोला यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज, फिर हमने बोला कि ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, डेसिमल अगर पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब समझो, अगर मान लो मैंने कहीं पे इस तरह लिख दिया है 2.0 मीटर, राइट? तो मैं बेटा इसको मीटर है, सेंटीमीटर में लिखना चाह रहा, तो 200.0 सेंटीमीटर, इसको मैं 2000.0 मिलीमीटर। अब सिंस ये डेसिमल है, सारे फिगर क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होने चाहिए। यहां भी गड़बड़ हो रहा है। हमने ये भी लिखा कि भाई मीटर में यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज, फिर हमने लिखा डेसिमल में जो भी जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब यहां पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है ना, इस तरह से। तो ये चीज जो है वो कंफ्यूजिंग है। हालांकि इस कंफ्यूजन को से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन क्रिएट कर दी, राइट? कि सबको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है वो मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा। बट ध्यान रखना, तुम अगर सोचोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सब कुछ उस तरह से है, क्लियर है? तो मैंने अगर तुमको बता दिया, जहां जहां पे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगर पूछे तो करो, अगर कंफ्यूजन है तो नेगेटिव तो नहीं करना। एक और पॉइंट लिखना है, एक और रूल लिखना है। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, if a number is
less than 1, then the zeros on the left hand side of decimal point, and the zeros on the right hand side of the decimal point, but before the non-zero digit, digits are non-significant. क्या लिखवा है समझो। अगर मान लो मैंने इस तरह से वैल्यू दी 0.003520 ऐसे, ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है। अब पहला बोला है 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, हम इसकी बात कर रहे हैं, एंड द zeros ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अरे यार समझ में, ये सब क्या रहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट रहेगा। आया समझ में? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ऐसे कर देंगे। क्लियर है? तो 2-3 ऐसे रूल्स हैं जो बिल्कुल क्लियर कट हैं, उनको क्या करना है तुमको याद रखना है। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो बता देता हूं, लिख लो इसको जल्दी से। किसी भी टर्म को a इंटू 10⁻⁵ राइट, 10 के पावर में जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो कहलाता है क्या, साइंटिफिक एक्सप्रेशन। जहां पे जो b है इसका एक नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किस ऑर्डर का है, 10⁵, 4, 6 इस तरह से। अब इसमें क्लियर कट हम बोलते हैं कि भैया ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, और यहां जो लिखा रहेगा ये क्या रहेगा, बस खत्म, राइट, इस तरह से। अब मान लो कभी ऐसा हो गया, राइट, कभी ऐसा हो गया कि कहीं पे लिखा हुआ है 2.7 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻⁵, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 0। तो इसको तो हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ, राइट, मीटर ऐसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2, इन्हीं को मानेंगे। अब इसको अगर तुमने कन्वर्ट कर दिया मान लो किसमें, सेंटीमीटर में, है ना, तो 2.7 × 100, राइट, इस तरह से लिख सकते हो 2700 सेंटीमीटर। इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा 2.7 × 10⁻², ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो वैसे भी क्या हो गया, नॉन, अच्छा सॉरी 27 नहीं था, राइट, 270। तो इसको लिखना पड़ेगा मुझे इस तरह से, है ना, 2.7 × 10⁻², अरे यार गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी, 10⁻²। अब अगर मैंने इसको लिख दिया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 2, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, इसमें हम नहीं ले रहे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितना है, 2। तो हम लिखेंगे n = क्या है, 2। अगर मान लो इसको मुझे मिलीमीटर में लिखना है, राइट, अगर मुझे इसको क्या करना है, मिलीमीटर में लिखना है, तो 1000 मिलीमीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2.7 × 10⁻³ मिलीमीटर, राइट। अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो यूनिट में अगर क्या करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में, तो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जीरो वेरो आता जाएगा वो सब कहां जाता जाएगा, राइट, मैग्नीट्यूड में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, और वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन तो इसमें रहेगा ही, क्योंकि इस तरह से रूल्स बनाए हुए। क्लियर है ये? एक इसके बाद पॉइंट और लिखना है, एक नहीं इनफैक्ट 2, इसको लिख लो। इनके अलावा 2 रूल और लिखना है। पहले लिखो,
in addition or subtraction, in addition or subtraction, the final answer will be in the format, the final answer will be in the format having least number of digits, having least number of digits after decimal point, after decimal point, राइट। एग्जाम्पल इसका मैं समझा दे रहा हूं कि अगर मान लो तुमने क्या किया है, 230.5 से माइनस किया है 23.473, है ना। अब एक्चुअल माइनस नहीं करने वाला। अब इसमें अगर तुम देखो तो ये एक है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, और इसमें डेसिमल के बाद कितने 3 है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो किसके फॉर्मेट में रहेगा, इसके फॉर्मेट में। मतलब जो भी हम आंसर लाएंगे उसमें डेसिमल के बाद उसमें सिर्फ कितने डिजिट रखेंगे, सिंगल डिजिट। अरे यार समझ में। तो इसमें है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट। और इसमें कितने 3 है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो जो भी आंसर होगा, मैं माइनस प्लस कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बता दे रहा हूं, जो आंसर होगा वो किसके फॉर्मेट में होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, सिर्फ है। तो आंसर विल कंटेन 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। लिखो इसे जरा। बोल रहे हैं कि अगर हम दो वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल आंसर हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद क्या रहे, लीस्ट नंबर है। अगर इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो आंसर में 1 रहेगा। इनकेस अगर इसमें 5 का मान लो 2 और होता तो डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए। ऐसे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी देखना है। तो अगला रूल लिखना है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, in multiplication or division, the final answer will be in the format of least significant figure, will be in the format of least significant figure। अब इसको समझो। अगर मान लो हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 23.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मान लो 19.17 से, राइट। तो हमारा कुछ ना कुछ क्या आएगा, आंसर आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए इनमें से, जिनको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा उसी के फॉर्मेट में। तो आंसर आने को कुछ भी आ सकता है, पर उसको राउंड ऑफ करके क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है कि उसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो हम बोलेंगे यहां पे जो आंसर है विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी से इस बार क्या आया था, क्वेश्चन आया था 2022 में। इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है ना। एक आध क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगेन किसी चीज की श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। तो इस चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन आता है, और 3 हमारे पास अच्छे टॉपिक है, एरर, डायमेंशन और लीस्ट काउंट। तो अगर इससे आ गया है तो मैं कह रहा हूं कि चांसेस हैं कि शायद इससे वापस रिपीट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 टॉपिक और क्वेश्चन जनरली एक आते हैं, लेकिन अगेन किसी चीज की श्योरिटी नहीं, इसलिए पढ़ना तो सब है। क्लियर है ये हमारा थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक। कल हम क्या कर लेंगे, लिस्ट काउंट कंप्लीट कर लेंगे, और लिस्ट काउंट जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इस संडे समझो कुछ चीजें बता दे रहा मैं तुम्हें।
जब हम क्या करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे, तो परसों भले सैटरडे शायद, लेकिन हमारा मोशन इन वन डायमेंशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। वहीं से हमारा मेन क्या है, फिजिक्स चालू है, जहां से मेन मजा भी आने वाला है, और वहां से गाड़ी बिल्कुल रफ्तार के साथ चलेगी। इसलिए मैंने आज ही तुम लोगों को क्लास में पहले बोल दिया कि ये अगर जो आना जाना लगा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तक इतने टाइम से मैं कभी तुम लोगों को नहीं बोला, क्योंकि बेटा मोशन इन वन डायमेंशन जिस दिन से चालू होगा और अगर किसी भी रीजन से तुम क्लास में मिस हुए, अगली क्लास में दिक्कत जाएगी ही जाएगी, मान के चलो। क्योंकि जब तुम्हें 1D समझ में आएगा तभी तुम्हें 2D समझ में आएगा। जब तुम 2D प्रॉपर तरीके से समझोगे तभी तुम उसको एनएलएम में अप्लाई कर पाओगे। तो सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी, कहीं ना कहीं टॉपिक कनेक्ट होगा। अगर एक भी क्लास, जैसे मान लो परसों का पहला क्लास ही तुमने अगर मिस कर दिया ना, सर्कुलर मोशन तक तुम परेशान होगे, कहीं ना कहीं तुमको अनरिलेटेड सा फील होगा कि पता नहीं सर कैसे समझा रहे, क्या समझा रहे हैं। और मैं तुमको बार बार बता रहा हूं इस चीज को, न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे बेटा, कॉन्सेप्चुअल में अटकोगे। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पढ़ ले तो हो सकता है तुमसे न्यूमेरिकल बन जाए, कॉन्सेप्चुअल में अगर पूरा नहीं पढ़ा ना तो हो सकता है तुम कॉन्सेप्ट से गलत कर जाओ। जो आज तक तुमको लगता है कि सर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल तो बहुत जल्दी बनता है, नहीं, देख लेना अब तुम धीरे धीरे न्यूमेरिकल तुमसे बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ी करोगे। तो परसों से हम क्लास क्या कर देंगे, 1D की चालू कर देंगे, बिल्कुल मिस नहीं करना है। यार मैं समझता हूं तबीयत खराब हो जाती कभी इस तरह से, कभी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 15-15 20 स्टूडेंट्स अब्सेंट है टोटल से, है ना। रहा क्या, कल हम लीस्ट काउंट कंप्लीट कर लेंगे। संडे का जो टेस्ट का टॉपिक है, राइट, वो तुम्हारा क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन टेस्ट तुम्हारा बिल्कुल वही फॉर्मेट में होगा, 50 क्वेश्चन है ना, 2 सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो भी सॉफ्टवेयर से चेक होना शुरू के 5 क्वेश्चन ही क्या करेगा, वो चेक करेगा, है ना। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है कहने का मतलब है ये मेंटालिटी जो लोगों की होती है कि सर 4 सही, अगर एक भी सही हो जाएगा तो 4 को बैलेंस कर लेगा, लगा देते हैं, पता है ना, एक सही तो 4 मार्क्स और 4 गलत तो -4। तो ये जो मेंटालिटी है कि अगर एक भी सही हो गया तो 4 को एटलीस्ट बैलेंस कर लेगा, इसको छोड़ देना है। क्योंकि अगर तुक्का लगाने से तुम्हारे नंबर मान लो आ भी गए तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो मार्क्स आए हैं उसमें कितना तुम्हारा मेहनत है, कितना तुक्का है। जब तुमको यही नहीं पता कि तुम अपनी मेहनत से कितने नंबर लाए तो इंप्रूव क्या करोगे। संडे के टेस्ट से तुम्हारा सिलेक्शन तो होना नहीं है कि संडे में अच्छे नंबर लिया तो कल को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बट हाँ संडे टू संडे जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसमें अगर तुम इंप्रूव करते गए तो फाइनल से जरूर सिलेक्शन होना है, इसलिए तुक्का नहीं लगाना है। यह अलग बात है कि सॉल्व करते समय कहीं पे कुछ गलत हो गया, कैलकुलेशन तुमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, कुछ और टाइप की गलती हो गई, उससे आंसर तुम्हारा गलत आ गया, कॉन्सेप्ट में कहीं गलत हो गया, उसको जाके घर में एनालाइज करना है। ये अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि तुम इतने डर जाओ, इतने कांप जाओ बिल्कुल कि लग रहा है एकदम नहीं बन रहा तो छोड़ दो, ट्राई करो, कभी कभी बन जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कह रहे यार लगाते गए बस बिना पढ़े कि एक भी सही होगा तो 4 को बैलेंस। वो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने तुक्का लगाया कि नहीं लगाया। सबसे पहले मैं उन्हीं को पकड़ूंगा जिनके नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस, राइट, ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव से। 20 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, 15 गलत है, 5 सही है, मैं खड़ा कर दूंगा पूरी क्लास में। सबसे पहले मैं इन्हीं को पकड़ूंगा। तो जितना तुम पढ़ो उतना क्या करो, टेस्ट दो, जितना बने उतना ही बनाना है। तो इस बार होगा तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन। अगले संडे का जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन इन वन डायमेंशन बिफोर रिलेटिव वेलोसिटी। 1D में मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। सीक्वेंस इधर उधर, मतलब चैप्टर के अंदर का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, उससे पहले तक का ही आएगा। उसके अगले संडे में आएगा तुम्हारा कंप्लीट वन डायमेंशन। उसके अगले संडे में तुम्हारे टेस्ट का टॉपिक रहेगा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। ये अगले 1 महीने का तुमको बता दिया, टेंटेटिव है, ऑब्वियस बात है, कभी कभार हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अनफॉर्चुनेट रीजन अगर कुछ ऐसा हुआ तो, अदरवाइज ये मान के चलो ये तुम्हारे टेस्ट का टॉपिक रहेगा। फिजिक्स का टेस्ट बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ये आगे नहीं बोलना सर संडे टेस्ट होगा कि नहीं होगा, संडे टेस्ट होगा नहीं, बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। बहुत 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 रेयर केस है जिससे क्या होगा, कैंसिल होगा, अगर कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो ये नहीं, जब तक ना बोला जाए तब तक कभी कैंसिल तो नहीं मान के चलो। साल में एकाध बार कुछ अगर ऐसा हो गया कि भाई टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया, 2-3 दिन छुट्टी हो गई, तबीयत ही खराब हो गई बिल्कुल 6-6 दिन तक, वो अलग बात है। बट ये मान के चलो तुम्हारा टेस्ट किस तरह से रहेगा। क्लियर है? पहला टेस्ट में मैं अभी तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बता रहा, मैं देखने दे रहा, राइट। आराम से 2 टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बताया कि तुक्का
नहीं लगाना है, कितना टारगेट है, क्या कट ऑफ है, कौन सा गाना गाना है, फिलहाल तुम अभी एग्जाम दे लो, राइट।